नक्शीखंड का पहला छंद देखते हैं। का सिंगार ओहि बरनौ राजा, ओहि सिंगार ओहि पै छाजा। प्रथम शीस कस्तूरी केसा, बलि बासुकी का और नरेसा। भौर केस वह मालती रानी, बिसहर लुरे लेहि अरघानी। बेनी छोरी झार जो बारा, सरक पतार होई अंधियारा। कोंवर कुटिल केस न कारे, लहरन भरे भुवंग वैसारे। बेधे जनो मलय गिरि बासा, शीस चढ़े लोटहि चहु पासा। घुंघुरवार अलकै विष भरी, सकरै पेम चहै गिउ परी। अस फंदवार केसवै, परा शीस गिउ फाँद। अष्टौ कुरी नाग सब, अरुझ केस के बाँध। इस छंद में हीरामन तोते ने राजा रत्नसेन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया है। वो कहता है कि का सिंगार वही बरनौ राजा, हे राजा उसके श्रृंगार, उसके सौंदर्य का क्या वर्णन करूं। ओहिक सिंगार ओहि पै छाजा, उसका सौंदर्य उसी पर सुशोभित होता है। अर्थात वह जितनी सुंदर है उतना सुंदर कोई और नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जा सके। अलंकारों में अनन्वय अलंकार होता है जिसमें उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। यहाँ पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए कोई दूसरा उपमान नहीं है, स्वयं पद्मावती का सौंदर्य ही उसके लिए उपमान की तरह से है। प्रथम शीस कस्तूरी केसा। अब सिर के सौंदर्य के वर्णन के साथ, केसों के सौंदर्य के वर्णन के साथ पद्मावती के सौंदर्य वर्णन की शुरुआत हो रही है कि प्रथम शीस कस्तूरी केसा। पहले उसके सिर पर सुशोभित होने वाले कस्तूरी की सुगंध जैसी सुगंध वाले केस हैं। बलि बासुकी का और नरेसा, और उसके बालों की जो कालिमा है, श्यामता है, जो चमक है, उस पर नागराज बासुकी भी न्यौछावर हो सकते हैं। अर्थात नागराज बासुकी की जो श्यामता और चमक है उससे ज़्यादा चमक उसके बालों में है, उसके बाल उससे ज़्यादा काले हैं। का और नरेसा, जब नागराज बासुकी को उस पर न्यौछावर किया जा सकता है तो और किसी की बात ही क्या की जाए। भौर केस वह मालती रानी, बिसहर लुरे लेहि अरघानी। भौर केस मानो उसके जो बाल हैं वो भौरे की तरह से हैं, और स्वयं पद्मावती मालती पुष्प की तरह से है, जिस पुष्प के रस के लोभ में केस रूपी भौरे उस पर मंडरा रहे हैं। बिसहर लुरे, या कि विषैले सर्प हैं जो क्रीड़ा कर रहे हैं, लूट रहे हैं
ले ही अर्घानी, उसके बालों का सुगंध लेते हुए, बेनी छोरी झार जो बारा, जब वह अपनी बेड़ी खोल देती है, बाल झाड़ती है, फैलाती है, सरग पतार होई अंधियारा, स्वर्ग और पाताल हर जगह अंधेरा छा जाता है। इसमें पद्मावती के बालों की सघनता का वर्णन है और जायसी ने जगह जगह पद्मावती के सौंदर्य वर्णन के समय उसके सौंदर्य वर्णन में ईश्वरीय सौंदर्य का आरोप किया है। यहाँ उसकी भी झलक मिल रही है। कोंवर कुटिल केस नग कारे, लहरन परे भुवंग बैसारे। कोंवर कोमल, कुटिल घुंघराले, उसके जो केस हैं वो काले नाग की तरह से हैं। लहरन भरे भुवंग वैसारे, वो विषैले सर्प हैं जो लहरें ले रहे हैं। बालों का हिलना डुलना, बालों की श्यामता, बालों की चमक के लिए कवि ने लहरन भरे भुवंग वैसारे का अप्रस्तुत विधान चुना है। बेधे जनौ मलय गिरी बासा, शीस चढ़े लोटहि चहु पासा। जैसे चंदन की सुगंध से विद्ध हो गए हो सांप और उसके सिर पर चढ़कर और आसपास लौट रहे हैं, उसकी सुगंध के लिए, उसकी शीतलता के लिए। घुंघुरवार अलकै विष भरी, सकरै प्रेम चहै ग्यू परी। उसके जो घुंघराले बाल हैं मानो वो घुंघराले बाल विष से भरे हुए हैं। यहाँ उसके बालों के सौंदर्य के अचूक प्रभाव का वर्णन है, तीक्ष्ण प्रभाव का वर्णन है। सकरै प्रेम, यह प्रेम की सीकड़ें हैं, फंदे हैं। चहै ग्यू परी, जो किसी के गले में पड़ जाना चाहते हैं। अस फंदवार केशवय, ऐसे फंदे से युक्त उसके केस हैं। पराशीस ग्यूफाद, जिसके सिर पर ये पड़ जाए उसके गले में फंदे की तरह से पड़ सकते हैं, अर्थात उनके प्रभाव से, उनके सौंदर्य के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है। अष्टपुरी नाग सब, नागों के आठों कुल। आरुझ केस के बाद, उस केस में उलझ करके उसके बंदी हो चुके हैं, उसके प्रभाव में आ चुके हैं। तो अब जब बासुकी नाग, आठों कुल के नाग उसके बाल के प्रभाव में हैं, उसकी श्यामता को लेकर, उसकी सघनता को लेकर, उसकी चमक को लेकर, उसके घुंघरालेपन को लेकर, तो दूसरे किसी का उसके प्रभाव में न आना यह असंभव है। इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनन्वय जैसे अलंकारों के माध्यम से जायसी ने पद्मावती के बालों के सौंदर्य का वर्णन किया है।